नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी 30 दिन से जारी मिडिल ईस्ट की जंग की, देश में ऊर्जा संकट को लेकर मोदी सरकार पर उठते सवालों की। परिस्थितियां खाड़ी के युद्ध के कारण संवेदनशील है। देखेंगे असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने क्या की घोषणा। ऐसे आदमी के लिए वोट पूछने के लिए मोदी जी आते हैं बार बार। बंगाल में कैसे सीएम ममता ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। जानेंगे क्या दिल्ली और यूपी से होने वाली है बीजेपी की विदाई। बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे 1 अप्रैल से होंगे क्या बड़े बदलाव। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का हमला। बोले चुनाव आयोग तो खुद ही चला रहा शासन, जनता वोट नहीं दे रही, इसलिए फैलाई जा रही अफवाहें। राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल की खोली पोल। ऊना हिंसा मामले से जुड़े गुजरात के दलित और आदिवासियों से की मुलाकात, दिलाया इंसाफ का भरोसा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एक्टर विजय की टीवीके ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। 234 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, खुद 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। तेलंगाना विधानसभा में हंगामा, बीआरएस के 24 विधायक 2 दिनों के लिए निलंबित। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप। विपक्षी दल ने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का लगाया आरोप। नेपाल के पूर्व पीएम ओली और पूर्व गृह मंत्री लेखक को कोर्ट में किया गया पेश। बीते साल हुए जेनजी आंदोलन के दौरान अत्याचार करने के लगे हैं आरोप। पीएम बालेन शाह के आदेश पर कार्रवाई। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग को 1 महीने का वक्त हो गया है और इस दौरान इस जंग की पूरी तस्वीर ही बदलती दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को 2 दिन में ही जीत लेने का दावा किया था, लेकिन ईरान के पलटवार ने अब उन्हें भी बैकफुट पर धकेल दिया है। तो 1 महीने में इस जंग में कैसे ईरान ने अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा दी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में 1 महीने से जारी जंग ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। इसके बावजूद इस जंग के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे और 30वें दिन भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल ने जहां ईरान की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, तो ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि इजराइल के सभी विश्वविद्यालय और पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज तब तक वैध लक्ष्य मानी जाएंगी जब तक कि ईरान अपना बदला नहीं ले लेता। अगर अमेरिकी सरकार हमले से बचना चाहती है तो उसे सोमवार 30 मार्च को तेहरान समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक विश्वविद्यालयों पर बमबारी की निंदा करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी करना होगा। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो अब उनके शैक्षणिक संस्थान ईरान के निशाने पर होंगे। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जंग किस दिशा में जा रही है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि लेबनान में इजरायली हमलों में 3 पत्रकारों की जान चली गई है, जिसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लक्षित हमला करार दिया है। और इसकी कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल का मीडिया कर्मियों को निशाना बनाने का लंबा इतिहास रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन है। ये न केवल मीडिया समुदाय के लिए एक गहरा नुकसान है, बल्कि वैश्विक विवेक के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। ये सच बोलने वालों की आवाज को चुप कराने की कोशिश है। ईरान ने धमकियों के साथ ही अपने हमले भी जारी रखे हैं। उसने बहरीन और यूएई में एल्युमिनियम संयंत्रों पर हमला किया। सऊदी अरब ने भी 10 ड्रोन रोके हैं, जबकि यूएई पर रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों की खबर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दूसरी मिसाइल दागी है और ड्रोन से हमले किए हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि वो बहुमोर्चे युद्ध के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजरायली हमले भी जारी रहे। कतर के अल अरबी टीवी ने बताया कि उसके तेहरान स्थित ऑफिस को इजरायली मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसके बीच खबर ये आ रही है कि अमेरिकी नौसेना का एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली 3500 मरीन और सैनिकों के साथ मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है, जिसके बाद अमेरिका ईरान में अपना जमीनी अभियान शुरू कर सकता है। लेकिन ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने साफ कर दिया है, ईरानी सेना अमेरिकी जमीनी सैनिकों के आगमन के लिए तैयार है। दुश्मन खुलेआम बातचीत का संदेश भेज रहा है और गुपचुप तरीके से जमीनी हमले की योजना बना रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि हमारे सैनिक अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें तबाह कर सकें। तो इन हालात में ये जंग और भी खतरनाक होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ये जंग किस तरफ बढ़ती है। 1 महीने से पश्चिम एशिया में जंग जारी है, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। तमाम देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। लगभग 20 दिनों से भारत में भी हाहाकार मचा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक की किल्लत इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। विपक्ष जनता की परेशानी को देखकर लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस किल्लत पर पर्दा डालती नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने भारत को झकझोरना शुरू कर दिया है। देश में ऊर्जा संकट ने जनता के बीच अफरा तफरी मचा दी है। अब तक सरकार ये कह रही थी कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, बस अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि देश के हालात कुछ और ही कह रही हैं और अब खुद बीजेपी के ही बोल उनके बयानों से मेल नहीं खा रही है। दरअसल पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में कहा है कि जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वो क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। पीएम मोदी का ये बयान साफ करता है कि देश में ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति पर कई सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद
मनीष तिवारी ने कहा है कि परिस्थितियां खाड़ी के युद्ध के कारण संवेदनशील है। जो एक निजी कंपनी है न्यारा एनर्जी, उसने तो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा ही दिए हैं। पर अगर तो वहीं एलपीजी के लिए लाइनों में लगे लोगों की जाती जान को लेकर कांग्रेस एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र के अकोला में गैस के लिए कई घंटे तक एक बुजुर्ग लाइन में लगा रहा। करीब 4-5 घंटे लाइन में खड़े रहने की वजह से उसे चक्कर आया और वो नीचे गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई। इसके अलावा बता दें कि 29 मार्च को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। सुबह 6 बजे जारी हुए नए रेट के मुताबिक आज पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम की थी, जिसके बाद आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के रेट में कमी आएगी। हालांकि अभी तक पेट्रोल डीजल के रेट आसमान ही छू रहे हैं और इस पर मंथन लगातार जारी है। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक अहम बैठक की थी, जिसमें ऊर्जा संकट पर भी चर्चा हुई थी। देश में जारी ऊर्जा संकट को लेकर मोदी सरकार की नीतियां सवालों से घिर गई है, जिसका असर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ना भी तय माना जा रहा है। असम में चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना गारंटी कार्ड भी जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 बड़े वादों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को निशाने पर ले लिया। तो क्या वादे किए हैं कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौबोईचा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने बताया कि ये घोषणा पत्र जनता की सलाह से तैयार किया गया है। इसका अहम फोकस जन कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और मूल निवासियों के अधिकारों पर है। उन्होंने मंच से 5 अहम वादों का ऐलान किया। महिला उद्यमियों को हर महीने 50,000 रुपए की बिना शर्त आर्थिक मदद दी जाएगी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह मदद करने के लिए कोई शर्त नहीं रखेगी। वहीं कर्नाटक और राजस्थान की तर्ज पर हर परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। जुबिन गर्ग के मामले में 100 दिनों के भीतर दोषियों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। 10 लाख मूल निवासियों को सालाना आवंटन की जगह स्थायी जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। इससे उन्हें बार बार प्रशासन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और सीनियर सिटीजन को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए हर महीने 1250 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। अपने संबोधन में खड़गे ने सत्ताधारी बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी के लिए पीएम मोदी यहाँ आकर वोट मांगते हैं। ऐसे आदमी के लिए वोट पूछने के लिए मोदी जी यहाँ आते हैं बार बार और कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, काम करता। हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन चोरी थोड़ा करता है। खड़गे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है और लोगों में डर का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि जो उनके साथ नहीं है उसे मुश्किलों में डाल दिया जाता है। आप इस राजनीति से डरे नहीं। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। अब कांग्रेस की इन गारंटियों से उसे आगामी चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये तो देखना होगा। असम में कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटियों की घोषणा कर दी है, तो पश्चिम बंगाल में भी चुनावी रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तक दावा कर दिया कि उनकी जान को खतरा है, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह गिर गई है। तो क्या कुछ कहा सीएम ममता ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पार्टियां चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही है। इसी कड़ी में सीएम ममता ने पुरुलिया के मान बाजार में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन हमें कड़ी निगरानी रखनी होगी। बीजेपी की योजना हमारे गढ़ों में दोबारा चुनाव कराने की है। ये एक बड़ी साजिश है। याद रखिए, घायल शेर स्वस्थ शेर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मेरे हाथों से सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं पट्टियां बांध कर घूमती हूँ। उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट देखनी चाहिए। मुझ पर हमला हुआ था और मैं प्लास्टर बांधकर व्हील चेयर पर घूमती थी। मैं कई बार खतरे से बच चुकी हूँ। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस बार बंगाल चुनाव में क्या खास है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बार ममता बनर्जी का पैर नहीं टूटा। शाह के इसी बयान पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। आपको याद होगा, बंगाल में पिछले चुनाव में सीएम ममता के पैर में प्लास्टर था और उन्होंने उसी हालत में चुनाव लड़ा था। इसके अलावा बांकुरा में रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि पहले सड़कों की क्या हालत थी। हमने कई सड़कें बनाई है, हमने कई पुल भी बनाए हैं, हमने कई जल परियोजनाएं भी बनाई है, हमने कई बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया है। आने वाले दिनों में हम और भी काम करेंगे। ये भूल जाइए कि आपका उम्मीदवार कौन है। हर विधानसभा क्षेत्र में मैं ही उम्मीदवार हूँ। टीएमसी सरकार बनाएगी। चुनावी रैलियों में जिस तरह से ममता बनर्जी हुंकार भर रही है, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। 23 और 29 अप्रैल को राज्य में चुनाव होने हैं और 4 मई को नतीजे आने हैं, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखी जा रही है, तो यूपी में भी 2027 के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का आगाज किया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की यूपी और दिल्ली दोनों ही जगहों से विदाई तय है। तो कैसे अखिलेश के बयानों ने बढ़ाई बीजेपी की धड़कनें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है।
ग्रेटर नोएडा के दादरी के मेहर भोज कॉलेज में आयोजित समाजवादी समानता भाईचारा रैली में उन्होंने शिरकत की। सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अखिलेश ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी पर कड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ बुलाई जाती है, जबकि सपा की रैली जनता का सैलाब है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। उन्होंने तंज कसा कि सरकार ने जिन 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, उनमें से 6 बंद हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि उद्घाटन केवल बेचने के लिए किया गया। वहीं सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग नोएडा आने से डरते थे, उनसे ज्यादा बार मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के घर चाय पी चुका हूँ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो सपा सरकार की देन है। अखिलेश ने आगे कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का अपमान करने वालों को सत्ता से बाहर किया जाएगा। उन्होंने इसे एक सामाजिक आंदोलन बताया और कहा कि संविधान ही 95% आबादी का रक्षक है। अपनी बात जारी रखते हुए अखिलेश ने योगी सरकार के 50 लाख करोड़ के एमओयू को कागजी बताया और कहा कि युवाओं को नौकरी के नाम पर केवल धोखा मिला है। सपा सरकार आने पर युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार दिया जाएगा। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी की यूपी के साथ साथ दिल्ली से भी छुट्टी होनी तय है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। सपा के इस धमाकेदार आगाज से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। अब इस रैली का कितना फायदा पार्टी को मिलता है, ये देखना होगा। अखिलेश के बयानों को लेकर सियासी हलकों में चर्चा गरमाई हुई है, तो मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला विवाद भी दोबारा सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में कब होगी इस मामले में सुनवाई और क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार की बहुचर्चित